हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। NBAGR की स्थापना कौन से सन में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1984, सेकेंड ऑप्शन है 1986, थर्ड ऑप्शन है 1985, फोर्थ ऑप्शन है 1989। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NBAGR की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है स्थापना की, कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर कर्नाटक में हुई थी, लेकिन बाद में इसे 19 जुलाई 1985 को करनाल हरियाणा के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यहाँ पे NBAGR की जो स्थापना हुई थी वो 1984 को हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भेड़ पालन का प्रारंभ कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 8700 ईसा पूर्व में, सेकेंड ऑप्शन है 8000 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 7000 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 9500 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि पशुपालन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो विश्व में सबसे पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। कुत्ते को हम लोग शिकार के पर्पज से पालते थे। यहाँ पे बात हो रही है भेड़ पालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे जो भेड़ पालन का प्रारंभ हुआ था वो 8700 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अगर भेड़ पालन के बाद जो मतलब अदर जानवर पाले गए थे, वो दूसरे नंबर पे बकरी को पाला गया था। फिर इसके बाद अलग अलग जानवरों को अलग अलग समय पे पाला गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जमुनापरी बकरी का उद्गम स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब का गुरदासपुर जिला, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, थर्ड ऑप्शन है सिरोही राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है सोमनिया। तो यहाँ पे जो जमुना पारी बकरी का उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सेना के जवानों को गश्त करने के लिए ऊंटों की कौन सी नस्ल दी जाती है? यानी सेना के जो जवान होते हैं उनको गश्त या पेट्रोलिंग करने के लिए ऊंटों की कौन सी नस्ल दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बीकानेरी, सेकंड ऑप्शन है जैसलमेरी, थर्ड ऑप्शन है मेवाड़ी, फोर्थ ऑप्शन है कच्छी। तो जो सेना के जवान होते हैं उनको गश्त करने या पेट्रोलिंग करने के लिए जो ऊँटों की नस्ल दी जाती है वो जैसलमेरी ऊँटों की नस्ल दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। यानी जैसलमेरी जो होती है इसकी जो स्पीड होती है अदर ऊँटों की तुलना में ज़्यादा होती है और ये लंबा सफ़र तय कर सकता है, इसलिए सेना के जवानों को मतलब जैसलमेरी ऊँट की नस्ल दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है जर्सी, सेकंड ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन, थर्ड ऑप्शन है करन स्विच, फोर्थ ऑप्शन है करन फ्रीज। तो यहाँ पे
बात की जा रही है कि विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पे जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये मतलब गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। और जो सबसे भारी अगर पूछा जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तो ये भी होल्स्टीन फ्रीजियन ही है जो कि सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से भैंस की भारी नस्ल कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है जाफराबादी, सेकंड ऑप्शन है सूरती, थर्ड ऑप्शन है भदावरी, फोर्थ ऑप्शन है मुर्रा। तो यहाँ पे सबसे भारी भैंस के नस्ल की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे सबसे भारी भैंस की नस्ल होती है वो जाफराबादी होती है। इसको हम लोग मिनी एलिफेंट या छोटी हाथी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। जाफराबादी जो भैंस की नस्ल होती है वो सबसे भारी भैंस की नस्ल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी, फोर्थ ऑप्शन है झांसी। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बकरी की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है डेकनी, सेकंड ऑप्शन है बीकानेरी, थर्ड ऑप्शन है नीलोर, फोर्थ ऑप्शन है नीलगिरी। तो यहाँ पे बकरी की जो सबसे ऊंची नस्ल है ये नीलोर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अंडे की बाहरी आवरण किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी इसे हम लोग बुझे चूने के नाम से भी जानते हैं। सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट से, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट से, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड से। तो जो अंडे का बाहरी आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सुअर के नमकीन मीट को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेकन, सेकंड ऑप्शन है बीफ, थर्ड ऑप्शन है पोर्क, फोर्थ ऑप्शन है चिकन। तो यहाँ पे बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो बेकन होता है ये शुगर के नमकीन मीट को ही बेकन हम लोग बोलते हैं। बात कर लेते हैं बीफ की, तो जो गाय का मांस होता है इसको हम लोग बीफ बोलते हैं। बात कर लेते हैं पोर्क की, तो जो शुगर का सिंपल मीट होता है या साधारण मीट होता है उसको हम लोग पोर्क बोलते हैं। बात करते हैं चिकन की, तो जो पोल्ट्री का मीट होता है उसको हम लोग चिकन का मीट बोलते हैं। इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुगर के नमकीन मीट को क्या कहते हैं। तो जो शुगर के नमकीन मीट होते हैं इसको हम लोग बेकन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर
ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्लीहा बुखार को अन्य किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मुंह पका और खुर पका। सेकेंड ऑप्शन है एंथ्रेक्स। फोर्थ ऑप्शन है गोशीतलता। फोर्थ ऑप्शन है स्तन की सूजन। तो यहाँ पे बात करते हैं चारों ऑप्शंस की, कि मुंह पका और खुर पका। फूड एंड माउथ डिजीज। मुंह पका और खुर पका जो होता है, ये पशुओं में होने वाला एक खतरनाक बीमारी होता है, जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी होता है। यह मोस्टली जो होता है बसंत ऋतु में इसके होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। बात करते हैं एंथ्रेक्स की। तो एंथ्रेक्स को हम लोग प्लीहा बुखार के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बात करते हैं गो शीतला की। तो गो शीतला को मतलब हम लोग काऊ पॉक्स के नाम से जानते हैं। और बात कर लेते हैं स्तन की सूजन की। तो मतलब जो थनैला रोग होता है, इसमें स्तन में सूजन आ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीहा बुखार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो प्लीहा का बुखार होता है उसको हम लोग एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में कितने लोग हैं जो पशुपालन पर निर्भर हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 20.5 मिलियन। सेकेंड ऑप्शन है 16.75 मिलियन। थर्ड ऑप्शन है 25.25 मिलियन। फोर्थ ऑप्शन है 28.5 मिलियन। तो यहाँ पे बात हो रही कि भारत में कितने लोग हैं जो कि मतलब पशुपालन पर ही उनका जीवन निर्भर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। 20.5 मिलियन लोग जो हैं वो भारत में पशुपालन पे ही निर्भर है, यानी उनका जो जीवन निर्भर करता है वो पशुपालन पे ही उनका जीवन निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सन 2018-19 में भारत के अंदर दूध का उत्पादन कितना था? फर्स्ट ऑप्शन है 155.5 मिलियन टन। सेकेंड ऑप्शन है 165.4 मिलियन टन। फोर्थ ऑप्शन है 176.3 मिलियन टन। फोर्थ ऑप्शन है 187.7 मिलियन टन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में जो सन 2018-19 में दूध का उत्पादन कितना था। तो यहाँ पे 187.7 मिलियन टन 1918 से लेकर 1920 के दौरान दूध का उत्पादन 187.7 मिलियन टन होता था, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 337 ग्राम पर डे। सेकेंड ऑप्शन है 355 ग्राम पर डे। थर्ड ऑप्शन है 375 ग्राम पर डे। फोर्थ है 394 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसोर्स है, वो जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में जो दूध पीने को रिकमेंड करता है, वो 280 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति को दूध पीने के लिए रिकमेंड करता है। लेकिन अपने भारत में क्या है,
दूध की उपलब्धता अधिक होने के कारण जो पर व्यक्ति को मतलब दूध पीने का लिए रिकमेंड किया जाता है या बोला जाता है कि आप पर डे कितना दूध पीजिए, तो ये जो बोलता है ये है 394 ग्राम पर डे, यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल के अनुसार जो है वो पर व्यक्ति को 280 ग्राम दूध पर डे पीना चाहिए। लेकिन दूध की उपलब्धता जो है अधिक होने के कारण हम लोग जो है पर व्यक्ति 394 ग्राम दूध पर दिन उपयोग में लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 307 से 310 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 151 दिन, थर्ड ऑप्शन है 282 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 389 दिन। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो भैंस में गर्भकाल होता है वो 307 से 310 दिन का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो इसके जो अन्य ऑप्शंस हैं 151 दिन जो होता है ये बकरी का गर्भकाल होता है, 282 दिन जो होता है ये गाय का गर्भकाल होता है, और 389 दिन जो होता है ये ऊँटनी का गर्भकाल होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भैंस के गर्भकाल की, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भैंस की श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 से 12, सेकेंड ऑप्शन है 16 से 20, थर्ड ऑप्शन है 12 से 20, फोर्थ ऑप्शन है 13 से 38। तो यहाँ पे जो भैंस का श्वसन दर होता है इसको हम लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि भैंस का श्वसन दर 1 मिनट में कितना होता है। यहाँ पे प्रति मिनट पूछा गया है कि भैंस का श्वसन दर कितना होता है। तो जो भैंस का नाक होता है, हम लोग जब उसके नाक के सामने हाथ लगाते हैं तो उस हाथ के लगाने के दौरान आप देखेंगे कि भैंस 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैंस 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 से 20 मिनट होगा, यानी भैंस 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो 8 से 12 जो है ये ऊँट का श्वसन दर होता है। बात करते हैं 12 से 20 तो ये भेड़ और बकरी की श्वसन दर होती है। बात कर लेते हैं 13 से 38 तो ये मुर्गियों का श्वसन दर होता है। यहाँ पे बात की जा रही भैंसों की, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यानी 16 से 20 बार भैंस 1 मिनट में सांस लेती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में मीट उत्पादन कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 8.11 मिलियन टन, सेकेंड ऑप्शन है 9.11 मिलियन टन, थर्ड है 8.91 मिलियन टन, फोर्थ ऑप्शन है 10.11 मिलियन टन। तो यहाँ पे बात की जा रही कि भारत में प्रति वर्ष मीट का उत्पादन कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए फर्स्ट होगा, यानी 8.11 मिलियन टन प्रति वर्ष भारत में मीट का उत्पादन होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय के समूह को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हेड, सेकंड ऑप्शन है फ्लॉक, थर्ड ऑप्शन है बेनेट, फोर्थ ऑप्शन है स्लूथ। तो यहाँ जो चारों ऑप्शंस हैं इनके सबके मतलब जो होते हैं ये झुंड में होना होता है, यानी हेड का मतलब भी होता है झुंड में, फ्लॉक का भी मतलब होता है झुंड में, बेनेट का भी मतलब होता है झुंड में, और जो स्लॉथ होता है इनका भी मतलब होता है झुंड में। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि गाय के समूह को क्या कहते हैं। तो जो गाय का समूह होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो जो फ्लॉक होता है ये भेड़ के समूह को बोलते हैं, जो बेनेट होता है ये बकरी के समूह को बोलते हैं, और जो स्लॉथ होता है ये सूगरों के समूह को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? हेड होगा, यानी गाय के समूह को हम लोग हेड बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फूलिंग, सेकंड ऑप्शन है हैचिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लेविंग, फोर्थ ऑप्शन है किडिंग। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। फूलिंग जो होता है एक घोड़े में जो बच्चे देने की क्रिया होती है इसको हम लोग फूलिंग बोलते हैं। बात करते हैं हैचिंग की, तो जो मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया होती है उसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं। बात कर लेते हैं क्लेविंग की, तो जो गाय में बच्चे देने की क्रिया होती, गाय में हो गई, भैंस में हो गई, या ऊँट में जो बच्चे देने की क्रिया होती है इसको हम लोग क्लेविंग बोलते हैं। बात करते हैं किडिंग की, तो जो बकरियों में बच्चे देने की क्रिया होती है इसको हम लोग किडिंग बोलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि मुर्गियों के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मुर्गियों के जो बच्चे देने की क्रिया है उसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भैंस में मधचक्र कितने दिनों में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 दिनों में, सेकंड ऑप्शन है 21 दिनों में, थर्ड ऑप्शन है 14 दिनों में, फोर्थ ऑप्शन है 18 दिनों में। तो यहाँ पे जो भैंस में मधचक्र की अगर बात की जाए तो दो मध्यकाल के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग मध्यचक्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आज 1 तारीख है और फिर जो अगला मतलब मध्यकाल शुरू होता है वो 21 दिन बाद शुरू होता है। तो यानी आज 1 तारीख है तो दूसरा जो मध्यकाल शुरू होगा वो 21 या 22 तारीख से शुरू होगा। तो इन्हीं 1 से लेके 22 के बीच का जो चक्र होता है उसको हम लोग मध्य चक्र बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी भैंस में जो मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। बात कर लेते हैं भेड़ में, तो भेड़ में जो मध्य चक्र होता है वो 16 दिन का होता है। बात करते हैं ऊँट के में, तो ऊँट में जो मध्य चक्र होता है वो 14 दिन का होता है। यहाँ पे जो 18 दिन मेंशन किए हैं ये लगभग किसी भी जानवरों में ऐसा नहीं देखने को मिलता कि उसका जो मध्य चक्र होता है वो 18 दिनों में होता है। तो इसलिए इस ऑप्शंस का हमारे लिए कोई बहुत महत्व नहीं है। बात यहाँ पे तीनों ऑप्शंस की अगर कर लेते हैं तो 16 दिन जो होता है ये भेड़ का होता है मध्य चक्र, 21 दिन जो होता है वो गाय का होता है, भैंस का होता है, बकरी, इन सब का 21 दिन होता है। और अगर बात करते हैं ऊँट का तो ऊँट का 14 दिन होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है
भैंस के मधचक्र की, तो जो भैंस का मधचक्र होता है वो 21 दिनों का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।